नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ एमपीपीएससी एग्जाम जो कि दिसंबर में। ये पार्ट 5 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम हैज द प्रेसिडेंट रूल बीन इम्पोज्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट रूल मध्य प्रदेश में 3 बार लगा है। तो 3 बार लगा है मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल। पहली बार लगा था 1977 में, दूसरी बार लगा था 1980 में और तीसरी बार लगा था 1992 में। ये 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है मध्य प्रदेश में। 1997 में गवर्नर थे एमपी के, जब पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा था मध्य प्रदेश में। तो गवर्नर थे सत्यनारायण सिन्हा और सीएम थे श्याम चरण शुक्ला जी। ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। 1980 में सेकेंड टाइम जब प्रेसिडेंट रूल लगा था मध्य प्रदेश में, तो गवर्नर थे सीएम पुनाचू और सीएम थे मध्य प्रदेश के सुंदरलाल पटवा। जब तीसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगा था मध्य प्रदेश में 1992 में, तो गवर्नर थे कुमार मोहम्मद अली खान। मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? मध्य प्रदेश के सीएम थे सुंदरलाल पटवा। तो सुंदरलाल पटवा के टाइम में 2 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, याद रखो आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है रविशंकर शुक्ला। अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, तो कौन है? उमा भारती। उमा भारती जी पहली मध्य प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं। रविशंकर शुक्ला की बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म सागर में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु ना, डेट इन ऑफिस, कार्यकाल के समय इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका टेन्यूर रहा है 1 नवंबर 1956 से लेकर 31 दिसंबर 1956 तक। इनका पहला टेन्यूर रहा था जब ये फर्स्ट सीएम बने थे। फिर ऑप्शन 3 देखते हैं, कैलाशनाथ कटजू। कैलाशनाथ कटजू ये फर्स्ट पर्सन थे जिसने अपना टर्म कंप्लीट करा था सीएम का। जैसे आपको पता है सीएम 5 साल के लिए बनते हैं, तो 5 साल कंप्लीट करे थे। ये पहले पर्सन थे ऐसे कैलाशनाथ काटजू जिसने अपना पूरा टेन्यूर कंप्लीट करा था 5 साल वाला। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट पर्सन कंप्लीट टर्म ऑफ सीएम ऑफ एमपी, तो कैलाशनाथ काटजू। क्योंकि देखिए रविशंकर शुक्ला सिर्फ 2-3 महीने के लिए रहे थे, 1 महीने के लिए रहे थे जब वो सीएम बने थे। तो पहले पर्सन, और ये 3rd सीएम थे मध्य प्रदेश के। ये 3rd सीएम थे मध्य प्रदेश के जिन्होंने फर्स्ट अपना पूरा टेन्यूर कंप्लीट करा था। ये 3rd होम मिनिस्टर भी थे इंडिया के और ये डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया? भारत के लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर है जीवी मावलेंकर, जिसको गणेश वासुदेव मावलेंकर भी बोलते हैं। ऑप्शन ए। प्रेसिडेंट की बात करते हैं 2023 की, तो अभी लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला। प्रेसिडेंट में ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर है इंडिया के। और कौन सी लोकसभा चल रही है? ये 70th लोकसभा चल रही है, ये भी याद रखो। लोकसभा का आर्टिकल क्या है? लोकसभा का आर्टिकल है 81 आर्टिकल में आता है लोकसभा। ये बनी कब था? इसका गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा बनी थी। इसकी फर्स्ट मीटिंग भी पूछ लेता है। फर्स्ट मीटिंग लोकसभा की कब हुई थी? तो वो हुई थी 13 मई 1952 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी लोकसभा की, और ये बना था 17 अप्रैल 1952 में। तो ये कौन सा सत्र है लोकसभा का? 17वां सत्र है लोकसभा का, 2023 वाला। देखिए लोकसभा में जब लोकसभा बना था तो सीट कितनी थी? 489 सीट थी। उसके बाद सीट बढ़ा दी थी और 525 सीट कर दी थी लोकसभा की। उसके बाद 545 सीट कर दी थी। प्रेसिडेंट में 545 सीट है। अगर मैक्सिमम सीट पूछेगा तो 552 है मैक्सिमम सीट लोकसभा में। तो 525 से बढ़ाकर 545 जब सीट करी थी तो 31st अमेंडमेंट 1972 अमेंडमेंट हुई थी, 525 से सीट बढ़ाकर 545 कर दी थी। देखिए आर्टिकल 330 में क्या दिया है? 330 में ये दिया है कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है लोकसभा 131 सीट्स में, जिसमें एससी की सीट होती है 84 सीट में रिजर्वेशन देता है और एसटी की सीट है 47 सीट में रिजर्वेशन देता है लोकसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ लोकसभा ही रिजर्वेशन देता है एससी और एसटी कैटेगरी को। राज्यसभा रिजर्वेशन नहीं देता है एसटी और एससी कैटेगरी को, याद रखो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्राइव हिज और हर पार्डनिंग पावर? भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के तहत भारत का जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी व्यक्ति को क्षमा दे सकता है या उसकी पूरी सजा माफ कर सकता है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं। जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के वो इलेक्टेड मेंबर करते हैं। जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के वो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। देखिए इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी, जिसमें दिल्ली और सिर्फ पौंडीचेरी है। दिल्ली और पौंडीचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो ही वोट करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर वोट करते हैं, वो भी इलेक्टेड मेंबर। और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट मेथड में होता है, ठीक है, इलेक्टेड इनडायरेक्ट मेथड में होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। इसमें जो सिटीजन होते हैं ना वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, याद रखो। फिर डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शन, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका आर्टिकल है 71 आर्टिकल। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन
में, तो उसको सोल्व कौन करेगा? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, उसको सोल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होता है या डाउट होता है, तो उसको उस डिस्प्यूट को सोल्व करेगा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का ये फाइनल डिसीजन होगा, इसमें कोई अपील नहीं कर सकते आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 71 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाअभियोग से संबंधित प्रबंधन प्रदान करता है? इसका आर्टिकल है आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है? 61 आर्टिकल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक नेशनलाइज? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1949 में। देखिए, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो इंडिया का सेंट्रल बैंक और रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी बैंक वगैरह हैं सब आरबीआई के अधीन आते हैं। और आरबीआई किस मिनिस्ट्री के अधीन आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आता है। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है किन चीजों के लिए? कंट्रोल, इशू और मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपए। जो भी इंडियन रुपए हम हमारे पास आता है, उसके लिए आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है, उसकी कंट्रोलिंग के लिए, उसे इशू करने के लिए और उस सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। देखिए, आरबीआई हमारे लिए जो भी मिंट होता है, इंडियन रुपीज नोट होते हैं, वो प्रिंट करता है। तो आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस 4 है। ठीक है, आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस 4 है। पहली नासिक में महाराष्ट्र में, फिर देवास एमपी में है, मैसूर कर्नाटका में है और सालबोनी वेस्ट बंगाल में। ये 4 मिंट है आरबीआई की। आरबीआई ने 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई थी। 2016 में, याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी आरबीआई की। आरबीआई बना कब था? आरबीआई ऑपरेशनल हुआ था 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बना था। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई बना था। इसको नेशनलाइज कर दिया था इंडिपेंडेंस के बाद। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? तो आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई बना था 35 में, नेशनलाइज हुआ था 49 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ट्रांसफर ए जज ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय स्थानांतरित कर सकता है? क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, वो कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस से। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, उनके साथ कंसल्ट करके जो हाई कोर्ट के जज है ना, उनका ट्रांसफर करता है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में। तो ये कौन सा आर्टिकल है? इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 222। देखिए, हाई कोर्ट की बात करता हूँ तो हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं ना, उसका आर्टिकल है 217। याद रखो, जो हाई कोर्ट के जज ट्रांसफर होते हैं, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस करते हैं इंडिया के दोनों मिलकर, तो वो आर्टिकल कौन सा है? एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में हाई कोर्ट के जज ट्रांसफर होते हैं, उसका आर्टिकल है 222, जो प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस मिलकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, जिसको हम प्रेम्बल भी बोलते हैं, इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प कब पेश किया? इसका करेक्ट आंसर है 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया किसने दिया था? आइडिया दिया था एमएन रॉय ने। आइडिया दिया था 1934 में कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एडवाइजर कौन था? तो वो था बीएन रॉय। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। आइडिया की बात करेगा तो एमएन रॉय, एडवाइजर की बात करेगा तो बीएन रॉय। फिर फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जिसमें प्रेसिडेंट किसको बनाया था? जिसमें प्रेसिडेंट बनाया था सचिनंद सिन्हा को, और ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे 9 दिसंबर को। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को प्रेसिडेंट परमानेंट बनाए गए। राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया परमानेंट, और वाइस प्रेसिडेंट एमसी मुखर्जी को बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट। फिर 13 दिसंबर की बात करते हैं। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन दिया, जिसको हम प्रेम्बल के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन के फाउंडर है जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर को दिया था ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन का, और इसको अडॉप्ट कब किया था? ठीक है, अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन को 22 जून 1947 में। ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन या प्रेम्बल को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अपना लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अडॉप्ट की बात करेगा तो 1947 और 1946 में ये आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 91st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, भारत के संविधान का 91वें संशोधन प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर है 91st अमेंडमेंट हुई थी 2003 में। ठीक है, जिसमें सीज कर दी थी साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रिस्ट्रिक्टेड साइज कर दिया था, सीजिंग ऑफ साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कितना परसेंट? 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। 2000 अमेंडमेंट में बोला था। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देखते हैं, जैसे 100th अमेंडमेंट हुई थी 2015 में, और ये बिल था 119वां अमेंडमेंट बिल। इसमें लैंड बॉर्डरी एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में।
फिर 101 अमेंडमेंट जो 2016 में हुई थी, 122वां अमेंडमेंट बिल था जो 101वीं अमेंड थी, 101th अमेंडमेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी अप्लाई हुआ था 1 जुलाई 2017 में। फिर नेक्स्ट है 103 अमेंडमेंट जो कि 2018 में हुई थी, 103 अमेंडमेंट हुई थी 2018 में। अमेंडमेंट बिल था 124th अमेंडमेंट बिल। 103 अमेंडमेंट थी, उसमें 10% रिजर्वेशन दिया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट एस्टेब्लिश द द्व्यार्थी सिस्टम इन प्रोविंस, किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की? इसका करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1919 में द्व्यार्थी सिस्टम आया था, द्वैध शासन व्यवस्था आई थी, ब्रिटिश लेके आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट 5 था एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।